सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में कोई ना कोई उसका स्पेस होता है, पोजीशन होती है, लोकेशन होती है, ठीक है। उनके कुछ रोल्स होते हैं, स्टेटस होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये जो रोल्स या स्टेटस होते हैं ना, ये कोई इंडिविजुअल चूज नहीं करता है, उसकी चॉइस नहीं होती है कि वो ये रोल्स चाहता है या उसको ये रोल प्ले करना है, ठीक है। वो सब उसको सोसाइटी से मिलती हैं सब चीज़ें, ठीक है। वो सोसाइटी को देख के समझता है कि उसको किस तरीके के रोल्स में रहना है या जो भी है, ठीक है। अब ये रोल्स जो हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम ये रोल्स को समझते हैं, या कोई भी रोल हमें समझ में आता है, या किसी स्टेटस के बारे में समझ में आता है, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशन से समझ में आता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि हम हमें कंट्रोल करते हैं, जैसे हमने सोसाइटी एंड कंट्रोल में पढ़ा था। तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ये हमको कंट्रोल करते हैं पनिशमेंट या रिवॉर्ड की फॉर्म में, या जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है, और अगर कोई भी डेविएंट बिहेवियर होता है तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत सारे माइक्रो इंस्टीट्यूशंस हैं। मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं स्टेट, ठीक है। और माइक्रो में आ जाते हैं फैमिली या नेबरहुड, ये सब, ठीक है। तो जो मेनली हम सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे वो है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन। अब है एक जो फंक्शनलिस्ट व्यू है ना, वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे समझता है कि एक कॉम्प्लेक्स सेट्स है सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज या रोल रिलेशनशिप्स का, जो कि कहाँ से आए हैं, हमारी नीड से आए हैं, सोसाइटी की नीड से आए हैं। तो फंक्शनलिस्ट व्यू कहता है कि सोसाइटी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इस सोसाइटल कंट्रोल के लिए या सोसाइटल ऑर्डर के लिए इन सब चीज़ों की ना हमको ज़रूरत है। अगर फैमिली एंड रिलीजन जैसी चीज़ें होंगी तो क्या होगा कि आपकी जो सोसाइटी है वो रेगुलेटेड रहेगी, उसमें एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट व्यू है वो बोलता है कि इंडिविजुअल्स जो है ना वो इक्वली प्लेस्ड नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। तो कोई ऑर्डर तो है नहीं एक्चुअल में, क्या है, फैमिलियल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए काम करती हैं, डोमिनेंट सेक्शन के लिए, ठीक है। और एक ही क्लास को हर चीज़ में प्रॉफिट होता है, एक ही क्लास जो होती है उसको सारी लग्जरीज मिलती हैं। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना ये कंस्ट्रेन भी करते हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने से आपको रोकते भी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि फैमिली क्या करती है आपको, फॉर एग्जांपल गर्ल्स को एजुकेशन, या बॉयज़ को भी इवन एजुकेशन के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी चीज़ें देती हैं कि एजुकेशन अगर उनको अपनी कंप्लीट करनी है तो फाइनेंशियल चीज़ों से लेकर जो जिस भी तरह का सपोर्ट उनको चाहिए होता है तो वो उन्हें सपोर्ट देने के लिए रेडी होती है। बट एट द एंड क्या होता है, कभी अगर मान लो किसी को अपनी चॉइस से शादी करनी है, उसने घर पे बोली, ठीक है, अपने घर पे इस बारे में बात की, तो वो अब उसके एकदम अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे, फिर उसको रोकेंगे, ठीक है। तो वो उसके उस चीज़ में फिर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फिर सोसाइटल जो थिंकिंग है वो वहाँ पे सामने उनके अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की उनको। एंड देन फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, इसमें क्या होता है कि फैमिली जो है ना हम सबको बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है, कि हमें ऐसा लगता है फैमिलीज़ के बारे में हम सब कुछ ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग हम इसको समझते हैं। ऐसा लगता है कि जैसी हमारी फैमिली है और बाकी फैमिलीज़ भी वैसी ही होंगी, ठीक है। जो इश्यूज हमारी फैमिलीज़ के होंगे वैसे उनके भी होंगे, जो चैलेंजेस हमारे हैं वो वैसे बाकी फैमिलीज़ के भी होंगे। बट सोशियोलॉजी इसको देखता है कि ऐसा नहीं है कि जो फैमिलीज़ हैं वो सेम है हर सोसाइटी में। तो सोशियोलॉजी कहती है कि सारी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या फंक्शनिंग है वो सब डिफरेंट है, ठीक है। ऑल्सो फैमिली को एक प्राइवेट स्फेयर समझा जाता है कि ठीक है, फैमिली एक प्राइवेट स्फेयर है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी उनको क्वेश्चन कर सकता है, या फैमिली किसी को आंसरेबल है। बट क्या होता है कि फैमिली बाकी सारे जितने भी पब्लिक स्फेयर्स हैं उन सब से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है।
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल या एजुकेशनल जो भी स्फेयर्स हैं उन सब से लिंक्ड है। ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, अब तक काफ़ी बार रिपीट हुआ है, वो फंक्शनलिस्ट व्यू और कॉन्फ्लिक्ट व्यू। इसको ये हमेशा आएगा, मतलब इसको समझना ही पड़ेगा कि तो जो फंक्शनलिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ना सोसाइटी की बेसिक नीड्स हैं, हमें ज़रूरी है कि फैमिली जो है ना सारे इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करे, जैसे कि विमेन जो है वो फैमिली को देखें एंड मैन जो है वो अर्न करे फैमिली के लिए। तो फंक्शनलिस्ट इसको ऐसे देखते हैं कि इस काम को इस तरीके से डिवाइड कर दो और ऐसे इस काम को करो। ठीक है। और फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि आप ऑर्डर मेंटेन करके रखो, कि ना कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है। कि अ, जैसे कि मैन जो है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है, ब्रेड विनर है फैमिली के लिए, और जो वाइफ है उसको समझा जा रहा है कि अफेक्टिव इमोशनल रोल प्ले करे डोमेस्टिक सेटिंग्स में। तो अब ये जो पूरा व्यू है, पर्सपेक्टिव है, ये क्वेश्चनेबल कहाँ पे है? ये तो यहीं पे क्वेश्चनेबल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जेंडर आ रहा है। सेकंड जो है सोशियोलॉजी इसको ऐसे देखता है अ, कि इवन हिस्ट्री में भी ना जो विमेन है उन्होंने दोनों स्पेयर्स में काम किया है। उन्होंने काम घर से बाहर भी काम किया है, उन्होंने घरों को भी संभाला है। ठीक है। तो सोशियोलॉजी ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है इस तरीके से कि ये जो सेपरेशन है ना, कि जो मैन है वो ये भी दिखा रहा है कि अगर इस तरीके का एक फैमिली होगी जहाँ पे मैन इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मेल ही हेड होगा फैमिली का। बट क्या है कि एक्चुअल में इवन पास्ट में हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स रहे हैं। तो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो किन सिचुएशंस में रहे हैं, कि इसका एक एग्जांपल है, एक तो विडोहुड, कि अगर कोई फीमेल है वो विडो है तो क्या होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आ जाएंगी, जितने भी डिसीजंस होंगे वो उसको लेने पड़ेंगे। तो वो डिसीजंस जब वो लेगी तो ऑब्वियसली कि वो फैमिली क्या है, उसको हेड कर रही है, तो फीमेल हेडेड फैमिली हो गई वो। या फिर दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर कोई मेल है वो किसी बाहर शहर में गया है, ठीक है, अर्निंग के लिए, लेकिन जो लोग फैमिली उसकी गांव में है, वहाँ पे उनको अपना कैसे चीज़ें संभालनी है वो सब कौन देख रहा है, या कैसे डिसीजंस लेने हैं वो वहाँ की फीमेल्स ही देख रही हैं। तो वो भी एक फीमेल हेडेड फैमिली हुई, क्योंकि मेल तो वहाँ पे है नहीं। ठीक है। हो सकता है वो उनको पैसे भेज रहा हो, बट द डिसीजंस जो है ना वो अल्टीमेटली वो उन्हीं को लेने पड़ रहे हैं। या हो सकता है कई सिचुएशंस में वो उनको पैसे भेजना बंद कर दे। ठीक है। तो क्या होगा कि फिर टोटली उनको अपने लिए जॉब भी दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होंगी। तो वो फीमेल हेडेड फैमिलीज होंगी फिर। और ये जो फैमिलीज हैं इस तरह की फीमेल हेडेड फैमिलीज, ये भी पास्ट से एग्जिस्ट करते आ रही हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं। इवन अभी तो क्या है कि री मैरिजेस जैसी चीज़ें जो है अब होने लगी हैं। ठीक है। एंड सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन पहले क्या था, सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती थी और फीमेल को फिर अकेले अपनी पूरी लाइफ बितानी पड़ती थी। तो फिर वो फीमेल हेडेड फैमिलीज हिस्ट्री से चले आ रही हैं। ठीक है। तो ये एक जेंडर डिस्टिंक्शन था इसके अंदर। नेक्स्ट है वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स। जो फैमिलीज होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिलीज होती हैं। अब अगर कॉमन सेंस नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोग इजीली जजमेंट्स बना लेते हैं कि ओके जॉइंट फैमिली है तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली है तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, इनके एग्जिस्टेंस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। बट सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं इस जनरलाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं, वो कोई भी जनरलाइजेशन नहीं बनाते और सारे जितने भी अदर स्फेयर्स हैं सबसे लिंक करके इनको समझते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो बोलते हैं कि स्टडीज जो होती हैं वो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि फैमिली फॉर्म्स जो है ना वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होती है। हमने अब तक क्या देखा है कि हमने मोस्टली पैट्री लोकल फैमिलीज देखी हैं। ठीक है। बट ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहाँ पे मैट्री लोकल फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो दो फॉर्म है फैमिली की,
जो मिलती हैं। लाइक पैट्री लोकल का मतलब होता है कि आफ्टर मैरिज जो कपल है वो मेन के पेरेंट्स के साथ रहेगा। और मैट्री लोकल फैमिलीज में होता है कि आफ्टर मैरिज जो कपल है वो फीमेल के पेरेंट्स के साथ रहेगा। तो ऐसी मैट्री लोकल फैमिलीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और देन है पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मेन जो होते हैं उनको अथॉरिटी होती है, उनकी डोमिनेंस होती है, जबकि मैट्रियार्की में क्या होता है, वेमेन का मेजर रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है कि फैमिलीज जो है बाकी स्फेयर से कैसे लिंक्ड हैं, ठीक है। अब जैसे फैमिली है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं या कोई भी नॉर्म्स है, वो सब चीज़ें बाकी स्फेयर्स के साथ भी इंटरलिंक्ड होती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या जो भी है। तो जर्मन यूनिफिकेशन इसका एक एग्जांपल है कि 90s में जर्मनी में क्या हुआ था कि एक रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला था नंबर ऑफ मैरिजेस में। क्यों मिला था? क्योंकि जर्मन स्टेट में क्या, सारे प्रोटेक्शन या वेलफेयर स्कीम्स जो थी ना वो हटा ली गई थी, बंद कर दी गई थी इन लोगों के लिए। तो उन लोगों ने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे फिर, ठीक है, बिना शादी के ही ऐसी उनकी सोसाइटी जो है वो चलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज भी आया और कॉन्टिन्यूटी भी थी। कि चेंज ही आ गया कि उन्होंने शादी करने से रिफ्यूज़ कर दिया, कॉन्टिन्यूटी ये थी कि सोसाइटी तो फिर भी है। तो चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी जो है ना को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में भी चलते हैं, ठीक है। देन है हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली। अब जो फैमिली है ना वो बहुत जेंडर्ड होती हैं। वो जेंडर्ड कैसे होती हैं कि बहुत सारी फैमिलीज है वो बिलीव, उनका एक बिलीफ होता है कि मेल चाइल्ड जो है वो उनको ओल्ड एज में सपोर्ट करेगा, तो वो उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि फीमेल चाइल्ड है वो तो शादी के बाद चली जाएगी, तो इसलिए वो सारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में या फिर बाकी चीज़ों में मेल चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और साथ ही बायोलॉजिकल फैक्ट जो है वो ये कहता है कि फीमेल बेबीज जो होते हैं उनके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो मेल बेबीज से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है फीमेल का वो ज़्यादा होता है बॉयज से। देन है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में क्या हम देखते हैं कि मैरिज किस तरीके से होगी, क्या उसका प्रोसेस होगा या किस तरीके से पार्टनर सेलेक्ट करने का तरीका होगा। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं सोसाइटी के बारे में। बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं सोसाइटी में जिनसे मैरिज होती है वो डिफाइंड होती है, यानी रूल्स जो होते हैं उनके, या कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, ये सब स्टेट डिवाइड डिवाइड डिसाइड करती है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें स्टेट का भी रोल होता है, फैमिली का भी होता है, ठीक है। तो दो फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो होती है उसमें एक मोनोगैमी होती है, एक पॉलीगैमी होती है। मोनोगैमी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल का एक ही पार्टनर हो सकता है एक टाइम पर। पॉलीगैमी में होता है कि एक पार्टनर का कितने भी मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं सेम टाइम पर। और क्या होता है अगर किसी की री मैरिज होती है, दोबारा शादी होती है, तो उसको सीरियल मोनोगैमी बोलेंगे हम, ठीक है। तो री मैरिजेस जो हैं वो सीरियल मोनोगैमी का एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सीरियल मोनोगैमी का फॉर्म में आई 19th सेंचुरी के टाइम पर। बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे जिसमें री मैरिजेस जो थी वो बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया गया था। उसके बाद से री मैरिजेस होने लगी एंड तब से जो है सीरियल मोनोगैमी फॉर्म में आई। देन पॉलीगैमी में दो टाइप के होते हैं, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में क्या होता है, वन हस्बैंड विद टू और मोर वाइफ्स, एंड पॉलीएंड्री में क्या होता है, वन वाइफ विद टू और मोर हस्बैंड्स। तो ये जो पॉलीगाइनी है ये तो हमें देखने को मिल जाती है बहुत सारे कुछ रिलीजन्स में। लेकिन पॉलीएंड्री जो है वो वो किन कंडीशंस में मिल सकती है, जब बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी हो या वह एक मेल जो है वो सफिशिएंटली एक फैमिली को रन नहीं कर पाए, उन कंडीशंस में देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब मैरिजेस कैसे अरेंज होती है उसके कुछ रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं कि किस तरीके से अरेंज की जाएंगी। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये सारा जो होता है
वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, रिलेटिव्स डिसाइड करते हैं। ठीक है। जो रूल्स होते हैं वो होते हैं एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। एंडोगेमी में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसको अपनी कल्चरली डिफाइंड जो सोसाइटी है उसी में वो शादी कर सकता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कास्ट, कि उसको सेम कास्ट में ही शादी करनी होगी। एक्सोगेमी में होता है कि इंडिविजुअल जो है वो दूसरे ग्रुप में भी शादी कर सकता है। ठीक है। ये सब चीज़ें क्लैन, कास्ट, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपका रिलीजन क्या है। ठीक है। सेम रिलीजन में शादी होगी, फिर सेम कास्ट में शादी होगी। ठीक है। और एक विलेज एक्सोगेमी जो है, विलेज एक्सोगेमी का मतलब है कि जो शादी है वो विलेज से आउटसाइड हो। बहुत सारे जो उस टाइम के फोक सॉन्ग्स हैं, वो एक सैड ओकेजन बना देते हैं इसको। और बहुत ज़्यादा पेन ऑफ डिपार्चर इसमें इन फोक सॉन्ग्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है। देन है किनशिप टाइज। ये जो किन कनेक्शंस होते हैं, ये कनेक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, जो मैरिज के बाद फॉर्म होते हैं। ठीक है। एंड ब्लड रिलेशंस होते हैं ये मेनली। इसके एग्जांपल्स है मदर्स, फादर, सिबलिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स, इन सब के साथ जो रिलेशन होता है वो ब्लड रिलेशन होता है। तो ये हो गया किनशिप, इसका मतलब हो गया किनशिप। तो मैरिज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सोशली एक्नॉलेज्ड अप्रूवल एक्टिविटी है, जिससे कि आप अपनी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सोशली एक्नॉलेज्ड है। ठीक है। देन है फैमिली ऑफ बर्थ, जो होती है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। एंड जो फैमिली आपकी मैरिज के बाद क्रिएट होती है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है। जो किन्स आपके ब्लड से रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं कंसेंशनल किन। एंड जो किन आपके मैरिज से रिलेटेड होते हैं उसको बोलते हैं अफाइन। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो वर्क क्या होता है? वर्क का क्लियर जो मीनिंग है वो है पेड एम्प्लॉयमेंट। तो जो है जहाँ पे भी पेड एम्प्लॉयमेंट होगा उसको ही वर्क कंसिडर किया जाएगा। बट इसके अलावा कुछ इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है जिसके अंदर आपकी चीज़ें आती हैं। जब आप कुछ सर्विसेज के बदले आप किसी को कोई सर्विस देते हो, तो वो सब इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट होता है। ठीक है। देन है वर्क को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, पेड और अनपेड। अब ये डिपेंड करेगा कि मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट किस तरीके का है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से ह्यूमन नीड्स को केटर कर रहे हैं। ठीक है। देन मॉडर्न फॉर्म्स जो है वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर में, वो किस तरीके से हैं? जो प्री मॉडर्न फॉर्म्स थी सोसाइटी की, उनमें क्या होता था, वो बहुत सारा काम लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है। उन्हीं में लोग लगे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो इन सोसाइटीज में क्या था, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर या फार्मिंग का पार्ट थे। उसके बाद क्या हुआ कि मशीन्स आई। देन मशीन्स ने रिप्लेस किया ह्यूमन हैंड को। एंड अब बहुत सारा काम जो है वो मशीनों से होने लगा था। ठीक है। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे अलग ट्रेंड भी देखने को मिले। सर्विस सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हुआ। ठीक है। जिससे इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ उसके बाद। ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, हर काम के लिए बहुत ज़्यादा डिवीजन है। पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर के अलावा जो काम होता था उसमें सिर्फ एक क्राफ्ट आता था, कि जो क्राफ्ट रिलेटेड स्किल्स है या स्किल्स वाला जो काम है उसके लिए अलग से लोग काम करते थे, बाकी सारा एग्रीकल्चर में आता था। ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि हर काम के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। लेकिन फैक्ट्रीज में क्या है कि उनको सुपरवाइज करने के लिए अलग अलग लोग हैं। ठीक है। तो वो सारा काम क्या है, मोस्टली डिपेंडेंट तो मशीन्स के ऊपर है, बट उसको सिर्फ सुपरवाइज कर रहे हैं लोग। और एक जो मेन फीचर मॉडर्न सोसाइटीज़ का वो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि उनको अपनी हर चीज़ के लिए ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो फूड के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको अपना घर बनाना है तो उसके लिए भी डिपेंडेंट है, उनको कोई सर्विसेज चाहिए उनके लिए भी वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। वो खुद से अपना एक कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हर काम जो है वो पैसों के बदले में ही करा सकते हैं। ठीक है। तो ये मॉडर्न सोसाइटी का एक फीचर है कि वो हर चीज़ के लिए इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। जबकि पहले क्या होता था ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, कि फूड जो होता था
वो अपने घर पे प्रोड्यूस होता था। या इवन घर बनाना है तो उसमें भी बहुत सारे लोग एक्सपर्टीज उनके घर में ही होती थी, तो वो लोग खुद काम कर सकते थे। बट अब क्या है कि अब हर चीज़ में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। देन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। पहले जो काम होता था वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रहती थी, इवन एग्रीकल्चर है या और भी और उनके डेली रूटीन के काम है, वो सब क्या होता था वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर लेते थे। बट अब क्या है, बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता है, तो मास प्रोडक्शन डिमांड करता है कि टाइमली चीज़ें हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड रहे। मॉनिटरिंग इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मॉनिटरिंग हर चीज़ में ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम मशीन से हो रहा है। तो अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे और अगर एक जगह गड़बड़ हो गई तो वो सब जगह गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मॉनिटरिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की नीड होती है, ठीक है। सर्विलेंस सिस्टम्स की नीड होती है, ठीक है। एंड काफ़ी टाइम से बहुत सालों में ये डिफरेंस देखने को मिला है कि पहले जो था वो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होता था, डिसेंट्रलाइज्ड होता था वर्क, मतलब कि डिवाइडेड रहता था, बट लोग उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेते थे। बट अब क्या होता है कि सारा काम सर्विलियंस होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग सारा काम ऑर्गेनाइज्ड होता है। देन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको समझा जाता है पावर और अथॉरिटी के साथ, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है। पावर जो होता है इसका मतलब होता है कि कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं कि वो जो है ना अपना कोई भी काम करा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं ऑपोजिट ग्रुप को, इवन अगर वो नहीं चाहते हैं, दूसरा ग्रुप नहीं चाहता है तब भी, ठीक है। तो जो सोसाइटी है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर है कि कुछ लोग जो हैं उनके पास पावर है। ऐसा नहीं है कि पावर है तो ओके सोसाइटी में सबके पास ही पावर होगी। पावर जो है ना वो कुछ लोगों के पास ही होती है। और पावर जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती है कि एक ग्रुप है वो अकेले चले जाए और कहे कि ठीक है हम तो पावरफुल लोग हैं। ये हमेशा दूसरे के रिलेशन में होगी कि हम इससे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो वहाँ एक रिलेशन है कि एक जो होगा वो आपसे रिसेसिव होगा और आप डोमिनेंट होगे, तभी आपके पास पावर है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे फैमिली में हमारे बड़े हमको कोई काम बता देते हैं, हम उनको मना नहीं करते हैं, हम उनका काम कर देते हैं, ठीक है। स्कूल्स में प्रिंसिपल्स हैं वो हम डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें अगर बोलते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करो तो हम डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। तो वो पावर है वहाँ पे उनके पास। देन पॉलिटिकल लीडर्स के पास पावर होती है कि वो अपनी पार्टीज को किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं। किसी को उनको निकालना है तो वो अपनी किसी भी मेंबर को निकाल सकते हैं, तो वो उनकी पावर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरे की जो विल है जिसके ऊपर वो अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं उसकी विल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, ठीक है। वो उनकी विल के अगेंस्ट भी उनसे काम करा सकते हैं। अब ये पावर जो है कि हाँ, यूं ही तो नहीं किसी के पास आ गई, किसी ने तो उसको पावर दी है, ठीक है। तो ये होती है अथॉरिटी कि हम उनको ना ये अथॉरिटी हम देते हैं उनको कि वो अपनी पावर जो है वो यूज़ करे। तो कोई भी जिसके पास पावर है वो उसको एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी के थ्रू, जब उसको ये अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। तो अथॉरिटी क्या करती है कि जो वो पावर यूज़ कर रहे हैं उसको राइट बनाती है कि हाँ वो जो कर रहे हैं ना वो सही है। अब जैसे कि अथॉरिटी है कि एक प्रिंसिपल की अथॉरिटी थी कि अ, उसने उस बच्चे को चुप कराया। अथॉरिटी उसको किसने दी? उस बच्चे के पेरेंट्स ने दी, क्योंकि उन्होंने उसको स्कूल में डाला। अब उनको लगता है कि स्कूलिंग ज़रूरी है तो उन्होंने स्कूल में डाला, तो एजुकेशन के लिए डाला उन्होंने। एंड अब क्या है, स्कूल का रोल है। अब स्कूल जो कराएगा बच्चे से वो उसके अच्छे के लिए ही होगा, पेरेंट्स कंसीडर करेंगे। तो उस अब स्कूल जो भी चीज़ कर रहा है ना उसको पेरेंट्स ने सही मान लिया, उसको बच्चे को भी सही मानना पड़ेगा कि स्कूल जो कर रहा है ना हमारे लिए वो तो सही है, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी जब हम दे देते हैं किसी को तो हम हर चीज़ को सही बना देते हैं कि हाँ ये तो सही है, ठीक है।
तो ये है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पावर एंड अथॉरिटी कैसे काम करती है, ठीक है। देन है जो मॉडर्न स्टेट्स होती हैं, वो उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स्ड प्रोसीजर होता है उनके सिलेक्शन का, फंक्शनिंग का, ठीक है। स्टेट जो होती है वो एक पॉलिटिकल अपैरेटस है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, रूल कर रही है एक टेरिटरी के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो एक लीगल सिस्टम के पीछे है, ठीक है, एक लीगल सिस्टम उसके साथ काम कर रहा है, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाएगी वो एक लीगल सिस्टम के थ्रू फंक्शनिंग में आएंगी, ठीक है। अब इसको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो कैसे देखता है, कैसे समझता है, तो वो कहते हैं कि स्टेट जो है ना रिप्रेजेंट करती है सारे सेक्शंस या ऑफ सोसाइटी को, जितने भी जो भी डिवीजन है ना, हर पार्ट को स्टेट रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि स्टेट जो है ना वो सिर्फ डोमिनेंट सेक्शंस को ही रिप्रेजेंट करती है, वो सारे सेक्शंस को नहीं रिप्रेजेंट करती है, ना वो सारे सेक्शंस के बारे में सोचती है, ठीक है। जो डोमिनेंट सेक्शंस है वो ही उन्हीं को इनसे प्रॉफिट होता है। मॉडर्न स्टेट जो होती हैं वो ट्रेडिशनल स्टेट से डिफरेंट हैं, ठीक है। मॉडर्न स्टेट में सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, इन सब आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, ट्रेडिशनल स्टेट्स जो होती थी। अब सिटीजनशिप के साथ साथ कुछ सिटीजनशिप राइट्स भी लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। इनमें जो राइट्स आते हैं वो है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स के अंदर आते हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू लिव वेयर दे चूज, कि वो जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं। स्पीच एंड रिलीजन का राइट है, प्रॉपर्टी का राइट है, इक्वल जस्टिस बिफोर द लॉ, ठीक है। तो ये सारे आते हैं सिविल राइट्स के अंदर। देन है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में आता है राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, ठीक है। कुछ टाइम पहले क्या था, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी रही हैं जिस टाइम पे जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। बहुत समय तक क्या रहा कि विमेन को तो नहीं था ये राइट कि वो वोट डाल सके, साथ ही बहुत सारे मेन भी थे जिनको ये राइट नहीं था कि वो वोट डाल सके। इसमें ये था कि जो रिच होते थे वही वोट डाल सकते थे, तो पुअर जो मेन थे वो वोट भी नहीं डाल सकते थे। ऐसे ही विमेन जो थी वो वोट नहीं डाल सकती थी, तो इससे सब लोगों को बहुत वेट एंड स्ट्रगल करना पड़ा ये अपने इस राइट को लेने के लिए। देन थर्ड टाइप है सोशल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो कुछ स्टैंडर्ड आपको देते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी के लिए, जिसमें आके हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आते हैं, या फिर मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस कितना मिलना चाहिए सबको, वो आता है, ठीक है। देन है नेशनलिज्म। इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये कुछ सिंबल्स और बिलीव्स हैं जो आपको एक सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ किस ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट फील करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक सेंस ऑफ प्राइड या बिलोंगिंग उनको होती है नेशनलिज्म से, जैसे कि कोई ब्रिटिश है या कोई इंडियन है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी उनको मिलती है इससे, नेशनलिज्म से, ठीक। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये क्लैन, रिलीजन, कम्युनिटी, नेशनलिज्म किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है। एंड सोशियोलॉजी जो है ना वो पावर को कैसे स्टडी करती है, तो गवर्नमेंट के अलावा बाकी जो स्फेयर्स हैं वो उनमें भी उसको स्टडी करती है, जैसे स्कूल्स, बैंक, रिलीजन, यहाँ पे पावर कैसे एस्टेब्लिश्ड है या कैसे फंक्शन करती है, उसको भी स्टडी करती है सोशियोलॉजी।